नमस्कार, मैं हूं अशर इब्राहिम और हमारे ख़ास कार्यक्रम एशिया कप की जंग में आपका स्वागत है। क्रिकेट हमारे देश में किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से खेला जाता है और किस तरह से इसे लिया जाता है, इसे शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और एशिया कप शुरू हो गया है, उसको देखते हुए हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए नीरज प्रसाद जी मौजूद हैं, जो खेल विशेषज्ञ हैं, और हम उनसे खेल के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से एशिया कप अभी होने वाला है, किस तरीके से भारत का खेल रहेगा, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी क्या रणनीति होगी। हम स्वागत करते हैं नीरज जी का अपने खास कार्यक्रम में। नीरज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जो एशिया कप ये खेला जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और किस तरीके से ये अलग है एक तरीके से पिछले एशिया कप के मुकाबले? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लास्ट एशिया कप हुआ था 2018 में हुआ था और वो वनडे प्रारूप में था। ये डिसाइड किया गया था कि एक एशिया कप वनडे होगा और दूसरा T20 होगा। 2020 में नहीं हुआ, तो अब बेसब्री से इंतजार है। और बेसब्री से इंतजार इसलिए है कि भारत पाकिस्तान, जब पिछली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था, भारत को पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने तो 150 रन बनाए, बट पाकिस्तान ने 152 रन बनाए बिना किसी विकेट को खोए हुए। तो एशिया कप ऐसा है जहां पे हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, क्योंकि सिर्फ वर्ल्ड कप, एशिया कप, बस यहीं पर हम लोग पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, बाकी कहीं पे भी हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, जबकि दर्शकों में इसका बहुत उत्साह रहता है। अब ये यूएई में हो रहा है, T20 प्रारूप में है, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो इस टाइम एशिया की जो टीमें हैं, 5 जो मेन टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और छठी टीम उभर के आई है हांगकांग। तो इन पांचों में बहुत कड़ा मुकाबला है। और T20 क्या कहते हैं, उस दिन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेटर है। वनडे में, टेस्ट में आप डेफिनेटली कह सकते हैं ये टीम बेटर है, उसी को जीतना है। परंतु T20 में किसी एक बॉलर की बहुत अच्छी बॉलिंग, एक किसी बैट्समैन की बहुत अच्छी बैटिंग, और तो पूरा फैसला होता है वो सिर्फ उस 2-3 ओवर या 4 ओवर की परफॉर्मेंस पे पलट जाता है। तो इसलिए बहुत ही रोचक होने वाला है। यहां पे हम बता देते हैं, भारत की स्थिति बहुत अच्छी रही है और इस टाइम वो फैंसी टीम भी है, बट पाकिस्तान उभर के आ रही है। बार बार कंपैरिजन हो रहा है कि बाबर आजम इज द नेक्स्ट सुपरस्टार। पाकिस्तान में इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हैं, क्रिकेट उनके लिए इस टाइम एक डायवर्जन है जिससे कि वो अपनी स्थिति को भूल सकें। तो उनके यहां जितना जोश उत्साह हो रहा है, शायद मुझे भारत में उससे थोड़ा कम उत्साह दिख रहा है। वो लोग क्योंकि पिछले जीत चुके हैं। अगर सबको पता होगा कि पहले भारत कभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से कभी हारा ही नहीं था। मैंने अभी वसीम अकरम जी को पढ़ा था, उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है वो बहुत अच्छा है और भारत मजबूत चुनौती देगा, और वो भारत को भी बड़े कम नहीं आंक रहे थे। साथ ही वही बाबर आजम की तुलना जो की जा रही है कोहली से, उसको लेकर कह रहे थे कि कुछ जल्दबाजी है, इस पर अभी टाइम लगेगा। और मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि आप और हम लोगों ने देखा है कि जावेद मियांदाद किरण मोरे प्रकरण रहा हो, या आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद का प्रकरण रहा हो, या अपना फास्ट रावलपिंडी एक्सप्रेस जिसे हम शोएब अख्तर कहते हैं, और उनके साथ सचिन और द्रविड़ के मुकाबले रहे हों, तो क्या ये वाली जो एक प्रतिस्पर्धा थी हमारे बीच आपस में, जो कंपटीशन था, वो ये नई जो अब हमारे साथ टीम है, जो नए खिलाड़ी हैं दोनों तरफ के, उनमें भी है, या कुछ दोस्ताना रवैया, कुछ माहौल में बदलाव आपने महसूस किया है? नहीं, बिल्कुल। जो आपने प्रश्न पूछा बड़ा अच्छा था, बट इसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा, आज सब बदल चुका है। ऑस्ट्रेलिया इतनी टफ टीम मानी जाती थी, बट आज सब लोग भारत आते हैं आईपीएल खेलने के लिए। दे आर फ्रेंड्स, वो एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। तो जिस तरह से पहले वो एक हास्यास्पद तथा जो जिस तरह की राइवलरी होती थी, वो अब राइवलरी नहीं रही है। अब वो क्रिकेटिंग पिछले मैच में जो परिणाम आए थे उसके बाद जिस तरीके से कोहली ने मुबारकबाद दी थी, उस पर भी बड़े अलग तरीके के कमेंट्स आए थे, बहुत उसको अप्रिशिएट भी किया गया था। तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए, जब कोहली की बुरी परफॉर्मेंस चल रही थी तो बाबर आजम के कमेंट्स आए हैं, नो कोहली इज ग्रेट, ही इज गोइंग टू कम अप, यू नो। तो सब लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अब खेल के लिए फ्रेटर्निटी हो चुकी है, बिल्कुल, और वो कोई पुरानी दुश्मनी वाली चीज नहीं रही है। जी, ये खेल के नजरिए से अच्छी बात कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज
आदमी जो होता है कि देखिए, सब लोग बोलते हैं कि उत्साह अच्छा होता है, परंतु जब एक उत्साह की सीमा को आप क्रॉस कर जाते हैं तो फिर शायद वहां पर आपका गेम अच्छा नहीं होता, बल्कि आप बह जाते हैं। इस बार अगर भारत पाकिस्तान के मैच की बात करें तो किन लोगों से आपको उम्मीदें हैं भारत की तरफ से? अब देखिए, सबसे पहली चीज अब मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा, मैं थोड़ा क्रिटिकल हूं और मैं जो टेक्निकल एनालिसिस मैं करूंगा शायद मेरे दर्शक थोड़ा समझें। जो पहली बार भी भारत के पास रोहित शर्मा को अगर हटा दें, केएल राहुल और विराट कोहली की प्रॉब्लम क्या है कि वो दोनों ड्राइव करते हैं ना, उनके पास पुल है और कट थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्टाइफल किया जा सकता है इनके रन रेट को। और पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं, अगर आप ध्यान दें, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शाहीन अफरीदी नहीं है, मैं अभी उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। हसनैन है जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को फेंकते हैं, जो रिप्लेसमेंट आए हैं। दहानी किसी को पता नहीं होगा, बट प्रीमियर जो पाकिस्तान लीग है उसमें वो 148 150 पे उनकी यॉर्कर बहुत अच्छी हैं। हारिस रऊफ बिग बैश लीग में बहुत अच्छी गेंदबाज करते हैं। स्पिनर में शाहबाज और मोहम्मद नवाज, दे आर वेरी गुड स्पिनर्स। तो भारत के पास अगर मैं अपने फ्रंट लाइन में बोलूं, रोहित शर्मा कैन कट एंड पुल, ही कैन प्ले देम, बट चाहे राहुल हो चाहे कोहली हो, रन रेट वो ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। ऋषभ पंत T20 में अगर शुरू में ना आए, हमेशा होल आउट हो जाते हैं और इन लोग को मारने में बाउंड्री लाइन में कैच हो जाएंगे, क्योंकि सारे बॉलर्स 145 150 के करीब करीब फेंकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं भारत के लिए बहुत अच्छा रहा शाहीन अफरीदी का ना होना। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर दर्शक सुने कि देखिए, भारत में चूंकि पिचेस जैसी होती है, भारत में जो सबसे पहले कोचिंग में सिखाया जाता है, टेक योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड एंड डिफेंड, फ्रंट फुट पे खेलिए। अब उसका क्या है, शाहीन अफरीदी का क्या है, लेफ्ट आर्मर आते थे और बॉल को अंदर ले आते थे। बाहर जाती बॉलों को भारत खेल सकता है, अंदर आते थे और वो ब्लाइंड साइड हो जाता है। इसीलिए अगर पहले मोहम्मद आमिर भी सडनली कभी अगर उनको लेंथ मिल जाती थी, भारत को उड़ा चुके हैं, तो और उसमें रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, बिकॉज वो कमिट करते हैं। कोहली वगैरह खेल लेते हैं, बट उनको रन रेट रोक दिया जाएगा। तो लेफ्ट आर्म स्विंग जो आप कह रहे हैं, जो वसीम अकरम भी करते थे, जो शाहीन भी करते थे, ये क्या समस्या कही जा सकती है भारत? बिल्कुल। मिशेल, देखिए, जब भी वर्ल्ड कप में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा, मिशेल जॉनसन सेम लेफ्ट आर्मर और वो बॉल को अंदर ले आते थे, चाहे वो कोहली हो चाहे जो हो, सबको मिशेल जॉनसन ने वर्ल्ड कप में आउट करके खत्म किया है। ये जो भारत में जो रिफ्लेक्स है, जिस तरह से उन्होंने डेवलप किया है और जिस तरह से शुरुआत में कोचिंग होती है जो भारत में, पैर आगे बढ़ाओ क्योंकि डेड पिचेस होती हैं, तो उसके कारण भारत प्रे है। तो अगर मैं बॉलिंग के डिपार्टमेंट से देखूंगा तो ये एक इशू है कि भारत बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सकता। अब बहुत दर्शक लोग मेरे से शायद नाराज होंगे कि बुमराह नहीं है, बहुत अच्छा है, शामी नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आप पिछला मैच देखेंगे कि इन लोग ने कौन से विकेट ले लिए थे, 152 फॉर नो लॉस। फिर बुमराह अब स्ट्राइक बॉलर जब से इंजरी हुई है नहीं हुई है। साउथ अफ्रीका में देखें, 2 बार उन्होंने पिछले बार मैच चेस कर लिया 250-300 बना के, क्योंकि बुमराह बॉलिंग कर रहे थे। क्योंकि यूएई में जो जहां पे पिचेस हैं, दुबई में, शारजा में, इनमें क्या है कि वहां पे बॉल लेटरल मूवमेंट होता है। बुमराह है, बॉल को पटकते हैं, लेटरल मूवमेंट उनका नहीं होता। तो मेरे ख्याल से अर्शदीप और भुवनेश्वर, इवन हमारे हार्दिक और ओब्वियसली आवेश खान, तो आवेश खान बॉल को पटकते हैं, बाकी तीनों का लेटरल मूवमेंट होता है। तो लेटरल मूवमेंट के कारण पाकिस्तान वालों से हमको विकेट मिलेगा, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह से ड्राइव करते हैं, रिजवान जिस तरह से ड्राइव करते हैं T20 में, वो आउट हो सकते हैं। अच्छा, यूएई का जो ग्राउंड है, यूएई की जो दर्शक गण है, उसको हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर कहा गया है, क्या ये भी कुछ प्रभाव डालेगा भारत के लिए? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। वो पुराने दिनों की बात थी, आज यूएई बहुत बदल चुका है। यूएई में भारतीय जो वहां पर मैच देखने जाते हैं, उनकी भी संख्या बहुत बदल चुकी है। मैं वहां जाके मैच देख चुका हूं। इट इज प्योरली इंडियन कैंप। इंडियन के पास थोड़ी ज्यादा आर्थिक समृद्धि भी है, और वहां पर आप देखेंगे इंडिया का ज्यादा चार्म होता है। वो 30 साल पहले की बातें थी, 25 साल पहले की। आज दुबई वगैरह में आप प्रो इंडिया, इंग्लैंड में भी जाएंगे आपको प्रो इंडिया, पुराना वाला दिन निकल चुके।
अच्छा, अभी सुनने में आ रहा है कि लक्ष्मण संभालेंगे मुख्य कोच का किरदार, जो अभी तक राहुल बहुत के पास अच्छा था। हो रहा है। तो ये क्या, किस नजर से आप इसको देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं द्रविड़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूं। अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने आर्टिकल लिखा था और एक और चैनल पे मैं गया था कि जब इंग्लैंड के साथ 5वां टेस्ट मैच हम लोग खेलने गए थे, मैंने कहा द्रविड़ मैनेज कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं, हम भारत मैच हार के आएगा। क्योंकि द्रविड़ बहुत संकीर्ण सोच के हैं। अभी जो 3 मैच की सीरीज हुई जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, आपने देखा उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जबकि हम सीरीज जीत चुके थे। तो वो बिल्कुल वो राजस्थान रॉयल को जिस तरह से लीड करते थे, राजस्थान रॉयल उनके टाइम में कभी भी अच्छा नहीं कर पाई थी एज अ फ्रेंचाइजी ऑफ आईपीएल, बिकॉज वही खेलो। आज का गेम अलग है, आपको लीग से हटके करना चाहिए। लक्ष्मण, अगर आप देखें, लक्ष्मण फ्रीडम देते हैं, द्रविड़ थोड़े वैसे हैं, डिसिप्लिन ये रखो, और वो रोहित शर्मा को स्टाइफल। रोहित शर्मा लाइक्स टू एक्सपेरिमेंट। अगर इंग्लैंड में देखें, उन्होंने पहले मैच जीते, तीसरे में अपने आप को ही बाहर कर दिया, बाकी लोग खेलो। तो दैट मीन्स, और नए नए लोगों को उन्होंने चांस दिया। तो जैसे राहुल त्रिपाठी को अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चांस देना था, बॉलर्स को नए को चांस देना था, नहीं दिया उन्होंने। सो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि द्रविड़ नहीं है, तो रोहित शर्मा विल कंट्रोल एंड ही विल डू अ मच बेटर जॉब। अगर 2018 में जब हुआ था तो कोहली बार बार हार रहे थे और कोहली ने तो एशिया कप नहीं खेला था। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, सीधे कहा था कोहली इज नॉट कैप्टनिंग, रोहित शर्मा इज कैप्टनिंग एंड आई प्रिज्यूम इंडिया इज गोइंग टू विन। लीडरशिप पे बहुत रोल होता है, तो रोहित शर्मा और लक्ष्मण का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा। लक्ष्मण रोहित शर्मा को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते, बट ही इज अ वेरी गुड मोटिवेटर, सो इज मच मच बेटर। एक सवाल और है कि पिछले काफ़ी समय से कोच को लेकर बात चलती आई, विदेशी कोच को लेकर आई, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 कोच हमारे अपने देश के रहे, अपने मुल्क के रहे और अच्छा क्रिकेट खेला गया, तो क्या ये सवाल उठता है कि विदेशी कोच ज़रूरत है हमारी, या हम अपने खिलाड़ियों के साथ कोचिंग में भी बढ़िया कर सकते हैं? देखिए, जब से आईपीएल हुआ है, यह क्लियर हो गया कि भारत इज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्रिकेट। जब हम लोग यंग थे तो काउंटी क्रिकेट सब लोग खेलने जाते थे, सारे अच्छे प्लेयर्स। आज सारे तो भारतीय कोच हैं, उनको बाहर जाना चाहिए। जैसे कि अभी बहुत एक स्टेटमेंट आया था चंद्रकांत पंडित, जिन्होंने एमपी, विदर्भ, सबको 6 टीमों को, अननोन टीम्स को रणजी चैंपियन बनाया, वो अब केकेआर के कोच हैं। तो जब केकेआर ने भी एनालाइज किया कि इंडियन कोचेस आर डूइंग बेटर देन फॉरेन कोच, सो व्हाट इज द नीड ऑफ हायरिंग फॉर कोचेस? सो सिंपल है कि भारतीय कोच इज एज गुड। उनको आईपीएल के कारण जो एक्सपोजर मिला है, और अब वो अंग्रेजी भाषा का वो प्रभाव नहीं रहा कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप अच्छे कोच नहीं हो सकते। धीरे धीरे अब वो भारत में कल्चर बदल गया है। मैं भी अंग्रेजी भाषा हूं, बट हिंदी में बिल्कुल बातचीत कर रहा हूं, और किसी को अब शर्म नहीं आती, तो वो पूरा वातावरण अब बदल चुका है। मैं इस एशिया कप में पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की भी बात करूंगा, जो वहाँ के हालात पिछले दिनों रहे और अभी भी कुछ अलग तरीके के हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो कुछ खेल पर असर दिखाएंगे उनके, या वो खुलकर उस तरीके से ही खेल पाएंगे जैसे खेल है? अभी किसी ने सीरीज देखी हो, देश में राइट हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना, यह श्रीलंका के बस की बात थी। अगर मैं बात करूं, श्रीलंका बहुत बड़ा दावेदार है एशिया कप का। देखिए, वहां पे स्लो पिचेस है। अगर हम देखेंगे T20 वर्ल्ड कप में ना हमारे जडेजा चले थे, उनसे बॉलिंग ही नहीं हुई थी, और जडेजा अब टेस्ट मैच के लिए रह गए T20 के। अब वहां के देखिए, हसरंगा, आईपीएल में आपने इफेक्ट देखा है, वो मिस्ट्री बॉलर है, कहीं पे भी उड़ा देते हैं। महेश, ही सच अ गुड बॉलर, वो कभी भी उड़ा देते हैं। सबसे अच्छा स्पिन अटैक इस टाइम इनका है। देन पार्थिव निसांका इज अ वेरी गुड ओपनर। शनाका ने 2 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विस्फोटक बैटिंग से जिताए हैं। देन असलंका हैज टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी गुड बैट्समैन। गुनालिथिका इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन। इनफैक्ट उनके जो पेसर्स थोड़े इफेक्टिव नहीं हैं, बट जो नए आ रहे हैं वो मैनेज करेंगे। स्लो पिचेस हैं। आई कैन अश्योर यू श्रीलंका इज अ टीम टू वॉच, और अगर वो भारत को अपसेट करती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जब बात अगर बांग्लादेश की करें, तो क्या चौंकाने वाले कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं बांग्लादेश को लेकर, जैसे पिछली बार कई बार उन्होंने मौके पर चौंकाया था? देखिए, बांग्लादेश, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 3 बार एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। मैं यहां पे बता देता हूं, भारत ने अब तक 7 बार जीता है, 14 बार हो चुका है, 5 बार
श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार जीता है और वो सिर्फ 4 बार फाइनल में पहुंचे हैं। बांग्लादेश हैज बीन अनलकी, 3 बार वो फाइनल में पहुंची है बट आज तक उसने जीता नहीं है। परंतु अभी बांग्लादेश जो थी वो जिम्बाब्वे से हार के आई थी। इसीलिए शाकिब अल हसन जो कि वर्ल्ड कप में 2019 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इनफैक्ट मैं वर्ल्ड कप देखने गया था तो वहां पर तो बहुत अच्छा, बट उसके बाद उन पर वो एक चार्जेस लग गए थे तो बाहर हुए थे, दोबारा उनको लाया गया क्योंकि टीम उनके एब्सेंस में बिखर गई थी। बट अभी भी शाकिब, मुशफिकर यहां की पिचेस में, क्योंकि जहां पे पावर की जरूरत होती है तो थोड़ा बहुत तो सेम्बलेंस लाएंगे, बट अभी भी वो फोर्स टू रेकन विद नहीं है। द टीम इज नॉट गोइंग टू बी अ मैच विनर अकॉर्डिंग टू मी। जैसे मैंने श्रीलंका के देश के हालात की बात की, ऐसे ही अफगानिस्तान के बारे में भी रहा पिछले दिनों, वहाँ बहुत उथल पुथल रही। तो अफगानिस्तान किस तरीके से यहाँ पर किस तैयारी के साथ आएगा और क्या लगता है कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा? देखिए, अफगानिस्तान, आई रियली एडमायर देम। वो लोग अपने घर से दूर रह के, शायद लोगों को पता हो कि नहीं, अगर उन्होंने वेस्ट इंडीज से मैच खेले हैं तो लखनऊ में खेले हैं। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं हमारे उत्तराखंड में, देहरादून में, ठीक है। तो और तब भी वो लोग मैनेज करते हैं। अब उनकी जो टीम है, देखिए, अगर किसी ने जजाई को खेलते देखा है, क्या हिटर है। उसके बाद गुरबाज, अगर किसी ने श्रीलंका प्रीमियर लीग को देखा है, ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर। जादरान इज एन एक्सीलेंट बैटिंग। उनके बॉलिंग हमेशा ठीक रही है। देखिए, अगर हम बात करें, रशीद खान इज देयर, ठीक है। अब मुजीब इज देयर, 2 क्वालिटी स्पिनर्स। उसके बाद पेस उनकी थोड़ी इफेक्टिव नहीं है, बट उनकी बैटिंग में क्या है कि दे गो फॉर स्ट्रोक्स, और अगर बॉल मूवमेंट होगी तो भारत तो उनको अर्शदीप वगैरह के कारण फंसा लेगा। मुझे लगता है अर्शदीप इज द बेस्ट T20 बॉलर इंडिया इज हैविंग राइट नाउ। जो लोगों को उभर के सामने आएगा, ये बुमराह नहीं है, कोई भी नहीं है, सबसे अच्छा बॉलर तो उनके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो स्पिन से किसी को भी फंसा ले। तो अफगानिस्तान जरूर अपसेट करेगा। T20 वर्ल्ड कप में भी देखिए, अगर वो लास्ट मैच जीत जाते तो वो सेमीफाइनल में होते, तो वो ऐसी स्थिति करेंगे एंड यू मस्ट गिव इट टू देम। देश ऐसी हालत में अगर वो वहां पर इस तरह से पहुंच सकते हैं कि एक मैच जीते तो T20 वर्ल्ड कप के, तो एशिया कप में तो कभी भी पहुंच सकते हैं। अभी वक्त एक ब्रेक का हो गया है और हम ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे एशिया कप की, और हमारे साथ मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ नीरज जी। तो फिलहाल एक वक्त दीजिए हमें ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एशिया कप में भारत और बाकी टीमों के खेल के ऊपर। हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं जो खेल विशेषज्ञ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि नीरज जी एक बार बताइए कि जो फॉर्मेट है इस बार का, वो किस तरीके से है, किस तरह अलग है, और जो खेला जाएगा उसको भारत के नज़रिए से आप किस तरीके से देखते हैं? वेरी गुड थिंग, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि एशिया कप हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले 3 टीम्स की 2 पूल बनाए गए हैं। तो एक पूल में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग है जो कि क्वालिफायर जीत के आया है, ठीक है। और दूसरे पूल में जो तीनों टीमें हैं, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ डेथ भी कह सकते हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो पहले क्या होंगे, हर पूल के 3-3 मैच होंगे। तो भारत पाकिस्तान से एक मैच खेलेगा, तो तीनों आपस में राउंड रॉबिन जो कहते हैं 3-3, तो 2 पूल से 6 मैच हो गए। अब इस 2 पूल से 2-2 टीमें निकल के आएंगी। तो जो मेरा मानना है, पहले पूल से भारत और पाकिस्तान निकल के आएंगे, उस पूल से आएंगे श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, नॉट बांग्लादेश, जो मेरा अपना मानना है। अब ये 4 टीम्स पहुंच जाएंगी। तो पहले में 6 मैचेस हो गए। अब यहां पे चारों टीम सबसे एक मैच खेलेगी। दैट मींस यहां भी भारत पाकिस्तान से एक मैच खेलेगा, तो दूसरा मैच पाकिस्तान के साथ हो गया। तो यहां पे जो राउंड रॉबिन होता है, तो 4 टीमों के बीच में 6 मैच और हो जाएंगे। तो 6 and 6 12 मैचेस हो गए, जहां पे मुझे लगता है कि भारत एक होगा और दूसरा पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई एक टीम होगी, ठीक है। अब होगा जो इन चारों में राउंड रॉबिन में जो टॉप 2 टीम्स होंगी, वो 11 को फाइनल खेलेंगी एंड दैट विल बी द 13th मैच। तो हम लोग ये बोल रहे हैं, जो 13 अनलकी होता है, सुपर 13 ये टूर्नामेंट है 13 मैचों का, और ये शायद इसलिए इंजॉयबल रहेगा क्योंकि 5 इसमें ऐसी टीमें हैं जो कि टेस्ट मैच खेलती हैं,
और T20 अगर ये वनडे होता तो मैं बोलता बोरिंग हो जाएगा, बट T20 है, हर मैच पल्सेटिंग रहेगा, मजा आएगा। पहला जो चालू हो रहा है श्रीलंका का, अफगानिस्तान का, वो भी मैच बहुत अच्छा देखने लायक होगा, क्योंकि उससे डिसाइड होगा कि उनमें से आगे कौन पहुंचेगा। तो सबकी हर मैच के साथ उत्सुकता जुड़ी रहेगी कि इस पूल से कौन जाएगा, फिर अगली बार टॉप 2 में कौन आएगा, तो रन रेट का भी मैटर करेगा। तो दर्शकों को यह देखना है कि बहुत सारे एंगल से कोई भी मैच बोरिंग होने वाला नहीं है। शायद हांगकांग के मैचेस से बोरिंग होंगे। हांगकांग जैसे आप और हम जानते हैं पहले खेल चुकी है और फिर काफ़ी दिनों से बाहर हो गई है, इस तरीके की टीम है, तो उसकी नज़र से देखें या हांगकांग को देखें तो क्या कमी है, क्यों वहाँ क्रिकेट कभी आता है कभी वो लोग बाहर हो जाते हैं, क्या बुनियादी सुविधाएं नहीं है या लोगों में उस तरीके का रुझान नहीं है? देखिए, अगर कोई पुराने हांगकांग को याद रखे, पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश के अंदर था, तो उस टाइम जो सारे प्लेयर्स थे वो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन के थे, और वो लोग खेलते थे। उसके बाद चाइना पे चला गया। अब चाइना चला गया तो सडनली वहां के क्लब में, क्योंकि ये सारे लोग जो इंग्लिश प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स चले गए, तो वहां पे एक वैक्यूम आ गया। तो अभी आप देखेंगे कि अभी जो टीम आई है वो प्राइमरली इंडियंस की और पाकिस्तानी की आई है। तो वो एक ट्रांजिशन होता है कि क्लब्स में जो खेलने वाले थे वो यूरोपियन थे, वो चले गए। अब वो जो होता है ना, जो फाइनेंशियली नॉट दैट एफ्लुएंट, वो लोग धीरे धीरे इंडियन पाकिस्तानी जो कि उस लेवल के फाइनेंशियल स्थिति वाले नहीं थे, अब उन्होंने खेलना चालू किया है, बट धीरे धीरे उन्होंने स्टैंडर्ड अच्छा किया है। अभी उन्होंने देखिए यूएई को हराया, सिंगापुर को हराया, तो अगर वो लोग और कुवैत को हराया, सारी टीम्स को उन्होंने हराया है, तो टीम तो अच्छी है। नजाकत खान तो सबको पता है कि वो कितना अच्छा खेलते रहे हैं, ठीक है, तो बहुत समय से खेल रहे हैं, 37 ईयर्स, मतलब काफी उम्र भी हो गई है, बट तो टीम अच्छी है। और जो ट्रांजिशन का जो था, मैंने आपको बता दिया क्या वहां पे था। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं कि भारत को किस तरीके से अपनी रणनीति अपनानी चाहिए, किस तरीके से खेलना चाहिए, क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए या उनको पहले बचाव करना चाहिए, या जो एक T20 का फॉर्मेट है उसको ही फॉलो करना चाहिए? अब मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को, मैं अपना पुराना इतिहास बता रहा हूं। जैसे ही IPL यूएई में शिफ्ट हुआ था, मैंने कहा था स्काई विल फेल, ईशान किशन विल फेल, रविंद्र जडेजा बॉलर अच्छे नहीं रहेंगे, बुमराह को विकेट नहीं मिलेंगे। अब देखिए, दुबई की जो पिचेस होती थोड़ी सी स्लो होती है, तो इसके कारण वहां पर जो बॉल रियल टर्न करता है उसी को थोड़ा एडवांटेज होता है। इसीलिए पिछली बार चाहल का ना जाना T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी मिस्टेक कहा गया, क्योंकि बाकी बॉल जडेजा को सबको उठा उठा के सब लोग मार रहे थे। तो अब देखिए रणनीति, चूंकि यहां पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे बॉल मूव करती है, तो बॉलर हमने बिल्कुल सही लिए हैं जो कि मूवमेंट है, बट हम चाहते थे कि दीपक चाहर को होना चाहिए था टीम में, क्योंकि उनकी बॉल बहुत अच्छा मूवमेंट करती है और वो जरूर लोगों को आउट करते। तब भी भुवनेश्वर कुमार भी मूव करते हैं, अर्शदीप भी मूव करते हैं, आवेश खान और हार्दिक पांड्या भी बॉल को मूव कराते हैं। तो ये चारों स्पिनर में भारत की जो रणनीति होनी चाहिए, जो टर्न कराते हैं, एक तो चहल, दूसरा लोग सरप्राइज होंगे, मैं बोलूंगा अश्विन, क्योंकि अश्विन बॉल को टर्न कराते हैं तो वो लोगों को ट्रैप कर सकते हैं, मिस टाइम होगा। और दुबई के जायद, अबू धाबी वाला, इनके स्टेडियम की बाउंड्री लंबी है, लोग कैच आउट होंगे, तो देयरफॉर शारजा में नहीं होंगे, बट बाकी जगह पे वो लोग कैच आउट होंगे, क्योंकि स्टेडियम आप लोग लेंथ देखेंगे, उनके स्टेडियम बड़े हैं। अब आती है बैटिंग में। बैटिंग के साथ मुझे थोड़ा इशू है कि मुझे लगता है शुभमन गिल का ना होना, आई कैन नॉट इमेजिन हिम नॉट बीइंग देयर इन द टीम। अब अगर हम ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग अगर हम कराते हैं KL राहुल से, अभी आपने उसका वो इतने दिन बाद आ रहे हैं कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं खेल पाए, और वहां पे आपको ड्राइवेबल लेंथ कौन बॉलर देगा? हो सकता है बांग्लादेश के दे दें, हांगकांग को दे दें, तो वो इनके खिलाफ तो स्कोर करेंगे, पाकिस्तान वाले करेंगे नहीं, तो आपका रन रेट डाउन हो जाएगा। सो पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति में अगर मैं चाहूंगा, रोहित शर्मा एंड ऋषभ पंत शुड कम इन बिगनिंग, क्योंकि पंत बाद में 16वें 17वें में उन्हें पंत का आके काम नहीं चलता। KL राहुल, जब ये पेसर्स चले जाएं और विराट कोहली, ये बाद में दीपक हुड्डा को वन डाउन आना चाहिए,
कोहली की मुझे लगता है यहां पे जगह नहीं है, या कोहली को लेकिन वो 1 डाउन भेजेंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या इज वेरी गुड एट 4-5 डाउन बिकॉज ही कैन हिट सिक्सेस एनी टाइम। और वो जैसे ही वो कप्तान बने थे बहुत अच्छे डिफरेंट मूड में हैं। तो मेरा तो सिंपल ये है कि और ईशान किशन ये सब लोग को बाहर होना चाहिए टीम पे, ठीक है। तो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि मैं चाहता हूं स्वरूप बिल्कुल अलग हो, कोहली रहे और तब खेले। मान लो कि शुरू के 3 विकेट गिर गए तो वो एक रेस्पेक्टेबल पहुंचा दें। जिस तरीके से कोहली के ऊपर दबाव बना हुआ है, उनके खेल पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसी कंडीशन में पहला मैच ही पाकिस्तान से है और आपने कहा जैसे अगर लगातार विकेट गिरते हैं और ऐसे में कोहली को आना चाहिए, तो क्या ये और बड़ा दबाव नहीं होगा उनके ऊपर? मैं एक लीग से हट के थोड़ी बात कह रहा हूं कोहली के बारे में, क्योंकि ये मैंने लिखा हुआ है, शायद आपसे मैं दर्शकों को बता दूं। जो कोहली का मिस्टेक सबसे बड़ा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। जब भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने गया था, ऑस्ट्रेलिया टॉप टीम है, अगर कोई बड़ा प्लेयर होता है टॉप टीम के साथ खेलना अपना गौरव समझता है, बट उन्होंने कहा मैं वापस आ रहा हूं, मैंने जिंदगी बहुत अचीव कर लिया है, मेरे बेटे के जन्म में अभी 1 महीना है, और वो वापस आ गए। जो व्यक्ति ने यह कह दिया कि सबसे बड़ी टीम के साथ ही मैं नहीं खेलूंगा और उनके पास बहुत प्रसिद्धि आ चुकी है, अब उनका वो मोटिवेशन, वो लेवल वो नहीं रहा है कि मुझे बहुत अचीव करना है, जो अपनी कैप्टेंसी छोड़ दे, अब उसको इसी कारण उनकी परफॉर्मेंस में कमी आई है। जो भी खिलाड़ी रहे हैं मेरी तरह जो स्टेट लेवल खेले, वो समझ जाएंगे कि बड़ी टीम के साथ मौका मिलना, और वो छोड़ के आ गए। मतलब अब उनको है मैं आई हैव अचीव सो मच, आई एम कंटेंटेड। इसीलिए उनको थोड़ा शेकअप करने की जरूरत है कि उनकी प्लेस टीम में फिक्स नहीं होनी चाहिए। उनको 3 डाउन 4 डाउन भेजिए, क्योंकि 1 डाउन पे वो लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब देखिए तेंदुलकर बहुत तेज खेलते थे, बट आज के प्रारूप में क्या वो तेज खेल सकते थे? नहीं। तो सेम वे कोहली, अब लोग जब हर बार 200 बना रहे हैं, कोहली इज वेरी गुड फॉर 150 160 बट नॉट फॉर 200, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। मैं तो होता उनको बढ़ा देता कि मैं दीपक हुड्डा को प्रिफर करूंगा रादर देन विराट कोहली को 1 डाउन। तो अब रोहित शर्मा उनको मना नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, हम लोगों ने बड़ा लंबा समय धोनी की कप्तानी में खेला है और फिर कोहली के कहा है, अब ऐसे में नए कप्तान के साथ खेलने में आप कितना परिवर्तन देखते हैं और किस सोच के साथ उतरेंगे कप्तान? देखिए सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, सबके बहुत अचीवमेंट्स हैं, बट मैं एक बहुत पुरानी स्टोरी कहूंगा। मैं क्लाइव लॉयड जब बहुत सक्सेसफुल कैप्टन थे, उन्होंने कहा था विदाउट प्लेयर्स आई एम गुड फॉर नथिंग। मैं लकी था कि मैं उन प्लेयर्स को लीड कर रहा था जिनमें बहुत टैलेंट था। द सेम वे धोनी के टाइम में जो प्लेयर्स आए, वही धोनी थे आईपीएल लीग पे रोहित शर्मा की टीम से ज्यादातर हारते थे, वो कोई ध्यान नहीं देता है। गंभीर पे भी जब आए, उन्होंने भी चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, फिर उनके पास हर बार नए मैच विनर्स आते रहे। तो देखिए, तो बट रोहित शर्मा ने आईपीएल में कैप्टेंसी से प्रूव किया है कि ही इज गॉट बेटर क्रिकेटिंग एक्यूमेन, ही नोज हाउ टू टेक हार्ड डिसीजंस। तभी तो मैं चाहता हूं कि कोहली की बजाय वो दीपक हुड्डा को 1 डाउन, शायद उन्होंने ही देखिए ऋषभ पंत को मैं हमेशा लिखता रहता टॉप में, रोहित शर्मा की जरूरत थी कि उन्होंने ऋषभ पंत को टॉप में उतारा है। जो उनमें गट्स है, जो उनमें एक वो है कि मैं बहुत लेट हुआ, पदार्पण मेरा नहीं हो पाया, तो मुझे अचीव करना है। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा इज टेक्निकली बेटर कैप्टन देन बोथ ऑफ देम। दिनेश कार्तिक ने पीछे बहुत अच्छा खेला और काफी उनके नाम की चर्चा रही, लेकिन एज का फैक्टर क्या? ना बिल्कुल। देखिए मैं तो आ रहा हूं, लोग होमवर्क नहीं करते, मैं क्रिकेटिंग बोल रहा हूं। जैसे वेस्ट इंडीज खेल रही थी, अक्षर पटेल को, अब मैं बताता हूं कि टेक्निकल जो यहां पे क्रिकेटर्स हैं, अक्षर पटेल ने बहुत मैच जीता है। अक्षर पटेल को बॉडी पे आप दीजिए, आप वो कभी हमेशा चौके छक्के मार देंगे, दूर दीजिए अक्षर पटेल नहीं मार सकते। अब दिनेश कार्तिक और सूर्य कुमार यादव में जब कंपेयर कर रहा हूं, सूर्य कुमार यादव को आप दूर गेंद दीजिए, वो अटक जाएंगे, उनका एज लग जाएगा, ये हो जाएगा। दिनेश कार्तिक को आप उनकी बॉडी पे दीजिए, वो अटैक नहीं कर सकते। अगर आप उनको थोड़ा सा डिस्टेंस देते हैं, वो कलाइयों से घुमा देते हैं। और अब वो सो देयरफॉर मेरे ख्याल से जब मैं ये समझ सकता हूं, तो फिर बाकी लोग समझ सकते हैं। दिनेश कार्तिक को कंटेन करना है, बॉलर को सिर्फ उनकी बॉडी में बॉल करें। दिनेश कार्तिक कैन नॉट स्कोर। आई विल नेवर एडवोकेट कि वो टीम में आए।
देखिए मैं एक वीडियो बनाया था कि विराट कोहली को कैसे आउट करना है इंग्लैंड सीरीज के पहले, और 8 में से 7 बार जो मैंने विराट कोहली का बताया था फिजिक्स लगा के कि यहां पे पावर नहीं आएगी क्योंकि वो उसका स्टैंस ये है, 7 बार वो वैसे ही आउट हुए। अगर आप लोग ध्यान देंगे पूरे वीडियोस देखिए, दिनेश कार्तिक की बॉडी पे गेंद तो वो नहीं कर सकते, सूर्य कुमार यादव को उनके शरीर से दूर रखिए वो नहीं स्कोर कर सकते। मेरे ख्याल से ये सारे लोग विदेशी लोग सूर्य कुमार यादव को बहुत हाइप बना रहे हैं, जो वो चाहते हैं कि वो लोग खेले और भारत हार जाए। तो वो अपनी रणनीति अपने तरीके से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, वो सबको जो हम लोग कानपुरिया कहावत होती है पुदीने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। जी जी दूर रखे गेंद, सूर्य कुमार यादव अच्छा नहीं खेलेंगे। और कोई खिलाड़ी जो एकदम छुपा हुआ हो और अचानक सामने आए, ऐसा किसी से? अर्शदीप, जो मैंने नाम लिया आप है, लगातार बात कर रहे हैं। अर्शदीप इज अ वंडरफुल बॉलर। उसका जो मूवमेंट है और उसमें वो जो चीज है वो लेफ्ट आर्म और बॉल को अंदर लाना, जो कि वो फिजिक्स जो पढ़ता है कि वो एक राइट हैंडर्स के लिए ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो राइट हैंडर्स के लिए, और उसकी बॉल कभी कम मूव करती है कभी ज्यादा मूव करती है, तो ही इज गोइंग टू गेट एजेस। थोड़े वाइड जरूर वो करेंगे अगर वो परसिस्ट करें तो, और वो बिकॉज जब आप दूर कर रहे हैं तो बॉल को तेज मतलब वो एज भी तेजी से निकल जाता है। तो अगर फील्डिंग सेटअप उसके लिए ठीक रखें, बिहाइंड द बैक बहुत अच्छी फील्डिंग सेटअप कर दें और आगे ना भी रखें अर्शदीप के लिए, तो काम चल जाएगा। तो ही शुड बी द सुपरस्टार बॉलर, एंड डेथ ओवर्स में इतनी कम उम्र में उससे अच्छा बॉलर मुझे कोई नहीं दिखता। जडेजा नाउ इज अ वेरी गुड टेस्ट प्लेयर, ही शुड नॉट कम इन द टीम। अगर मुझे सेकंड प्लेयर लेना है मैं विश्नोई को लूंगा रादर देन, क्योंकि विश्नोई की भी जो गुगली आती है वो बहुत तेजी से अंदर आती है, तो उस पर बैट्समैन जो है लाइन में आके मारता है तो एज लग जाएगा और वहां की बाउंड्रीज बड़ी हैं। जबकि जडेजा वगैरह की बॉल ज्यादा घूमती नहीं है। पाकिस्तान के एक प्लेयर आसिफ अली, आई डू नॉट नो कितने लोग को पता है, पिछली बार भी उन्होंने बहुत मारा था, इस बार भी वो, क्योंकि बॉल ज्यादा मूव नहीं करती, ही कैन हिट सिक्सेस एट विल। ठीक है, तो इस तरह के प्लेयर्स हैं। तो हम लोग को अगर ध्यान देना है, बिश्नोई, अश्विन कैन बी अ वेरी गुड ट्रम्प एस इन दिस टूर्नामेंट, जिनको लोग उम्मीद नहीं करते हैं। मैं बात करूंगा फिर से भारत और पाकिस्तान की। जैसे आपने कहा कि 3 मैच भी इनके आमने सामने हो सकते हैं, तो क्या बहुत शानदार मजा आने वाला है भारतीय दर्शकों को इन दोनों को लेकर के? बहुत ज्यादा। मैं 28 के लिए इतना लालायित हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि रोहित शर्मा विल नॉट प्ले द डिफेंसिव प्रोबिंग जो हम लोग भारत खेलता है, ही विल गो फॉर अटैक, क्योंकि उनके पास अगर हम लोग बैटिंग देखें काफी डेप्थ हो जाती है, तो ही शुड अटैक। और अगर कुछ गड़बड़ हो गया देन विराट कोहली शुड एंकर दिस टाइम। देन उनके बॉलर सारे उनको अटैकिंग, जो अब बुमराह डिफेंसिव बॉलर हो गए, विकेट नहीं लेते हैं, ठीक है, तो अब इन्होंने ये अटैकिंग बॉलर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी बिग चेंज। एंड पाकिस्तान के ध्यान दीजिएगा, अगर धानी खेले, वसीम अहमद ने अभी जो आयरलैंड के साथ 5 विकेट लिए थे, मैं चाहता हूं वो खेले क्योंकि उनको भारतीय अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि उनकी बॉल अंदर आती है, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंदर गेंद, उसको भारतीय खट, रोहित शर्मा को तो खट से यूं मारेंगे एंड सडनली आप देखेंगे स्कोर हो रहा है। हारिश रऊफ जो है, उनकी जो रिदम होती है वो थोड़ा सा बॉल को उठाते हैं, उस पर भी यूं करके स्लैप शॉट मारा जा सकता है। और भारतीय जो है स्लैप शॉट मारने के, चाहे वो हमारे रोहित शर्मा हो जाते हैं, इवन केएल राहुल हो जाते हैं, ये लोग स्लैप शॉट मार सकते हैं। सो देयरफॉर मैं बहुत लालायित हूं कि इनमें मैच होगा एंड आई वांट टू सी रोहित शर्मा स्कोरिंग, बट इफ रोहित शर्मा डज नॉट स्कोर एंड ऋषभ पंत also can hit slap shot, so these two go as opener, I would love to see the contest. भारत और पाकिस्तान की हमेशा जो क्रिकेट में एक अलग तरीके की, मैं कह सकता हूं कि दुश्मनी भी एक तरीके से कह सकते हैं हल्की फुल्की वाली, और खेल के मैदान पे जो अलग सा जोश दिखता है, चाहे वो आमिर सुहेल को लेकर हो, चाहे वो आकिब जावेद को हो, यहाँ तक है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मैच के लिए खिलाड़ी खिला देता है जो भारत के लिए अच्छा करते हैं, आकिब जावेद जिनमें नाम है और सकलैन मुश्ताक है। तो क्या अब भी कुछ ऐसे खिलाड़ी आपको लगता है कि वो स्पेशली भारत के लिए तैयार करके लाए होंगे कि इसको खिलाएंगे? देखिए, अगर ये भारत और पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस या भारत में या पाकिस्तान में होते, तो जो आप संवेदनाओं की बात कर रहे हैं वो हो रही होती।
दुबई में ये लोग सब खेल चुके हैं और दुबई का कौन न्यूट्रल है, बहुत अच्छा क्राउड है। तो इसके कारण वहां पे ऐसी आपको उत्तेजनात्मक चीजें नहीं देखेंगे। ठीक है, इवन जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इंग्लैंड में हुआ था तो ऐसी कोई उत्तेजना वाली चीज नहीं हुई थी। और भारत में होता तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल होता। अब वैसी चीज नहीं रह गई है। यस, अगर मैं इंडियन बॉलर हूं, बाबर आजम का विकेट इज एज प्राइज्ड एज विराट कोहली का विकेट। कोई भी बॉलर जो उसको लेगा बहुत खुश होगा कि मैंने बाबर आजम को आउट किया है, रिजवान को आउट किया है। उनका जो ओपनर है फखर जमान, मतलब ही इज अगेन अप। तो अगर देखिए उनके ओपनर्स आएंगे T20 में, फखर जमान एंड रिजवान, और दोनों ही, अगर फखर जमान ने, आपको याद हो जो हम लोग चैंपियनशिप में हम लोग गए थे, वनडे चैंपियनशिप में एक ड्रॉप मिल गया था, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी करके भारत को हरा दिया था। बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान की टीम वही है कि जो कभी एक दिन धराशायी हो जाएगी, कभी वो, बट उसको स्टेबिलिटी दे दी है अब बाबर आजम ने। अब वो धराशायी टीम नहीं होती है, अब वो एक लेवल तक तो खेलते रहेंगे ही। तो अगर बात की जाए पूरे मैचों के आखिरी पड़ाव तक की, तो क्या लगता है आपको कौन सी वो दो टीमें हैं जो हम लोग फाइनल में देख सकते हैं? अगर रोहित शर्मा ने ये सब चेंजेस किए जो मैंने बहुत बताए हैं तो भारत डेफिनेटली फाइनल में है। और दूसरी टीम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की पेस अटैक इज वेरी वेरी गुड, सो द कंटेस्ट विल बी पाकिस्तान एंड श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर बहुत अच्छे हैं। मुझे देखना है कि पिच कितनी स्पिन कर रही है, ये सब वो जब आएगा तो एक दो मैच में हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या स्पिन हो रही है। तो वो थोड़ा सा, इसीलिए मैं हमेशा मैच के जब एक दो हो जाती है ग्रास वगैरह के बाद में बहुत ध्यान से बात करता हूं। देखिए, अगर मैं एक बहुत टेक्निकल चीज बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, दुबई की पिचेस में और वहां के पिचेस में अगर आपको डार्कनेस शारजा की पिच दिखे, मतलब कि स्कोर हैवी होने वाला है। और अगर तो 180 190 का मैच होगा, और अगर आपको लाइटर साइड पिच दिखे तो समझ जाइएगा 150 160 इज अ गुड स्कोर। तो भारत के नजरिए से हाई स्कोरिंग मैच बेहतर रहेगा या लो स्कोरिंग रहेगा, क्या आप समझते हैं? मेरे हिसाब से लो स्कोरिंग, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो बैट्समैन है, विराट कोहली चाहे KL राहुल, वो इतनी तेज खेलने की क्षमता नहीं रखते हैं। लूज बॉल पे बहुत अच्छा मारेंगे, बट अच्छे बॉलर्स को मारना इनके लिए मुश्किल काम है। नीरज जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज प्रसाद जी खेल विशेषज्ञ हैं और हमने चर्चा की एशिया कप के ऊपर, और हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे पूरे एशिया कप के दौरान। हम बात करते रहेंगे और भी, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी नीरज जी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम दर्शकों को एशिया कप के बीच बीच में बताते रहेंगे किस तरीके के मैच चल रहे हैं और किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ GMD के इस खास कार्यक्रम के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News Flash।